हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, होता है। आज हेडिंग लगाओ सबमर्ज सोइल। नहीं इतना ही सही, बस खूब है। नहीं नहीं, कल हो गया। अच्छा बचा है तो ठीक है, लिखो प्राइमिंग एक्शन, इसी के अंदर लिखो प्राइमिंग एक्शन। थैंक यू यार, याद दिला दिया। प्राइमरी एक्शन नहीं, प्राइमिंग एक्शन। प्राइम, अमेजन प्राइम होता नहीं है, वैसे ही प्राइमिंग एक्शन। क्या होता है प्राइमिंग एक्शन? नहीं पता, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि पता चल जाए। प्राइमिंग एक्शन क्या होता है? मान लीजिए एक सोइल है, उस सोइल में ऑर्गेनिक मैटर था पहले से, और अपन ने बाद में ऑर्गेनिक मैटर मिलाया। तो ऑर्गेनिक मैटर जो बाद में मिलाया, न्यूली एडेड ऑर्गेनिक मैटर का जो नेटिव ऑर्गेनिक मैटर है, मीन पहले से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमिंग एक्शन। प्राइमिंग एक्शन क्या है कि जो नेटिव ऑर्गेनिक मैटर, नेटिव मतलब जो पहले से सोइल में था, उसमें अपन ने बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर मिलाया, तो बाद में ऑर्गेनिक मैटर मिलाने से पहले वाले का डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा या कम होगा, या क्या इफेक्ट आएगा, वो आपका क्या कहलाता है? प्राइमिंग एक्शन। तो वो प्राइमिंग एक्शन क्या है? प्राइमिंग एक्शन इज द इफेक्ट ऑफ न्यूली एडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑन द नेटिव ऑर्गेनिक मैटर। अभी जो अपन ने फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर मिलाया है, इसका पुराने वाले ऑर्गेनिक मैटर पे क्या इफेक्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमिंग एक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमिंग एक्शन। क्या बोलते हैं? क्या, किसको बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ न्यूली और फ्रेश एडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑन द नेटिव ऑर्गेनिक मैटर। अब ये क्या करेगा, या तो उसके डिकम्पोजिशन को बढ़ा देगा या घटा देगा, बट यूजुअली क्या करता है, वो बढ़ाता है। मीन जो अपन नया वाला ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे डालेंगे तो होगा क्या, ये प्राइमिंग एक्शन क्यों होगा? जब अपन न्यूली एडेड ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है, मीन वो ज्यादा ससेप्टेबल है डिकम्पोजिशन के लिए, और जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ज्यादा माइक्रोब्स आएंगे, और जब ज्यादा माइक्रोब्स आएंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ेगी, और जो माइक्रोब्स बड़े हैं, जो बढ़ गए हैं, उनको लगेगा कि क्या है, आसपास जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो भी मिलाया गया है, तो पुराने वाले ऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करना चाहेंगे। लेकिन यदि अपन ने जो पुराना वाला ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उससे ज्यादा सीएन रेशियो का कोई मैटर मिलाया है, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने के बावजूद भी माइक्रोब्स नहीं बढ़ेंगे, और इससे उनका डिकम्पोजिशन जो पहले हो रहा था उससे कम भी हो सकता है। बट यूजुअली अपन जो ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं उसका सीएन रेशियो पहले से पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर के सीएन रेशियो से क्या होता है, कम, और इसलिए ये जो है प्राइमिंग एक्शन जो है पॉजिटिव होगा, मीन इंक्रीज होगा डिकम्पोजिशन। इसको बोलते हैं प्राइमिंग एक्शन। नहीं समझ लो, मैंने बोला ना आज कुछ अच्छा होने वाला अपने लाइफ में। इसने नींद त्याग दी यार। अच्छा मैं बता देता हूं इसका नींद का टाइम क्या होगा। इसका नींद का टाइम है 3:40 से, अरे आओ आओ, ये इसके नींद का टाइम है। तो पहले इस टाइम समीर सर की क्लास होती थी, ये बोले एक क्लास रह गई, फिर क्या होता है मन में, एक क्लास नहीं गया यार, अब इच्छा नहीं होती वापस,
तो ये आता ही नहीं था। अब 4:40 पे इसकी आंख खुल गई, 10-15 मिनट में पहुंच जाता है, 20 मिनट लेट आया। तो कितनी बातें पढ़ा दी मैंने, 10 स्लाइड। और कैसा है तू? बढ़िया एकदम, वाह। लिख दिया, डन, ऑर्गेनिक मैटर फिनिश। अब हेडिंग लगाओ। यही होता है, देखो ये ओल्ड एडेड ऑर्गेनिक मैटर है। ओल्ड एडेड ऑर्गेनिक मैटर में न्यू वाले एडेड ऑर्गेनिक मैटर आए जो लेट आए, उनकी वजह से इनको ज्यादा समझ में आएगा, कम समझ में आएगा? ज्यादा, क्योंकि तुम्हें वापस समझाना पड़ेगा, तो 2 बार समझ में आ जाएगा। तो यही होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर पहले से मिलाया हुआ हो और बाद में अपन और कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिला दे, तो जो दूसरी बार ऑर्गेनिक मैटर मिलाया है इसका पहले वाले पे क्या इफेक्ट आएगा? तो होता क्या, या तो वो क्या हो जाएगा, कम डिकम्पोज होगा या ज्यादा डिकम्पोज होगा। यूजुअली वो ज्यादा डिकम्पोज होता है। क्यों? कि जो न्यूली और फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं उसके ऊपर माइक्रोब्स ज्यादा अटैक करेंगे, और जब माइक्रोब्स ज्यादा अटैक करेंगे तो वो जो डिकम्पोजन न्यूली का करेंगे उसके साथ साथ ओल्ड वाले का भी डिकम्पोजन कर लेंगे। इसको बोलते हैं प्राइमिंग एक्शन। एक और बात बताऊं इसमें, तुम बोलो तो बता दूं? ओके, एक होता है पेलियो ह्यूमस। क्या होता है? नहीं पता? पेलियो मतलब बहुत पहले वालों, बहुत पहले का, जो इतना पहले का है जिसको अपन जानते भी नहीं। हुआ क्या कि जिस टाइम जितना भी अपना ऑर्गेनिक मैटर था, अपने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट था, वो बरीड हो गया, मतलब वो किसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी से वजह से क्या हो गया, दब के रह गया। वो जो दब के रह गया है वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया है, एंड दोज ह्यूमस इज नोन एज पैलियो ह्यूमस। तो ये क्या होता है, buried organic matter which convert into humic material और humus, जो दबा हुआ है, जो एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह के या फिर सोइल के अंदर कहीं दब गया है, और वो यदि ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैलियो ह्यूमस। ओके, खूब है। अब ज्यादा नहीं। हाँ, क्या मतलब, छोड़ो। अब अपन लिखेंगे सबमर्ज सोइल। क्या लिखेंगे? सबमर्ज सोइल। पहले तुम्हें डेफिनेशन बता दो सबमर्ज सोइल की। सबमर्ज सोइल की डेफिनेशन बता दो, फिर इसके मोहित के क्वेश्चन का आंसर देना है, तुम्हारे मन में भी जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने। सबमर्ज सोइल क्या है? जिसमें पानी भरा हो, जैसे ग्लास, बोतल। सैचुरेटेड सोइल हो गई ये तो। सबमर्ज और सैचुरेटेड ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग सोइल से। अब मैं बताता हूं, टाइम वेस्ट होगा वरना। क्या मतलब तुम्हें आता है, तुम बता नहीं पा रहे, बाकी तुम टैलेंटेड हो। एक ये सोइल है जिसके अंदर 100% पोर स्पेस एयर से फिल है। किससे फिल है? तो मतलब एयर फिल्ड पोरोसिटी है, 1 भी % वाटर नहीं है। फिर क्या होगा, 50% जो पोर स्पेस है वो वाटर से फिल है, 50% पोर स्पेस जो है वो आपके एयर से फिल है। ये नॉर्मल कंडीशन की सोइल है। कैसी है? एक कंडीशन आएगी जिसमें 100% सोइल पोर्स वाटर से फिल है, ये है सैचुरेटेड कंडीशन। क्या है? और एक कंडीशन है जब 100% पोर फिल होने के बाद सोइल के ऊपर अबो सरफेस में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्या भर गया है, पानी भर गया, जिससे सोइल ऊपर की तरफ तो है ही, लेकिन सोइल की 15 सेंटीमीटर डेप्थ भी एकदम वेटेड कंडीशन में, पूरी गीली है। आप देखते हैं बहुत बार बारिश होती है, सोइल की अपर लेयर तो आपकी वेट हो जाती है, लेकिन जब थोड़ा सा खोदते हैं नीचे आपको क्या मिलता है, ड्राई सोइल मिलता है। सबमर्ज सोइल में अबो लेयर तो आपकी पूरी की पूरी वाटर की होगी ही, उसके अलावा जो बिलो लेयर है, डेप्थ में है 15 सेंटीमीटर तक पूरा क्या भर जाएगा,
पानी भर जाएगा। ये जो सोइल होती है जो परमानेंटली सैचुरेटेड कंडीशन में रहती है, परमानेंटली वाटर लॉक्ड कंडीशन में रहती है, उसको क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड सोइल। लिखिए, दो सोइल्स which permanently covered with water layer in most of time during a year. In most of time during a year. Layer in most of time during a year. ओके, ये जो सोइल होती है क्या होती है? सबमर्ज सोइल। जो साल के बहुत सारे टाइम में, ऐसा नहीं है पूरे साल ही सबमर्ज रहेगी, लेकिन ईयर के मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या रहेगी? सबमर्ज कंडीशन में रहेगी। इस सोइल में होता क्या है, तो इसका अपन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता लगाएंगे? इन सोइल के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए सोइल है, सोइल की सरफेस पे क्या है? वाटर की लेयर है, और इसके अलावा इस सोइल का पूरा सोलम जो है ये भी सैचुरेटेड है, अंदर भी पानी है। और ऐसी कंडीशन में इस अपन पूरे सोइल को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, तीन पार्ट में बांट सकते हैं, और तीन अलग अलग पार्ट इसमें बन जाएंगे। एक जो सबसे ऊपर वाला पार्ट बनेगा सोइल का, जिसमें थोड़ी सोइल थोड़ी ऊपर वाला वाटर लेयर होगा, ये आपका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। इसके नीचे वाला एक लेयर पूरा अलग होगा, और इसके सबसे नीचे वाला लेयर जो होगा पूरा अलग होगा। ये पूरी सोइल को अपन कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? थ्री पार्ट्स में। जो सबसे अबव वाला पार्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है आपके एटमॉस्फेयर के, and due to direct contact with atmosphere some gases like oxygen nitrogen will be enter in this layer, but वो इस सोइल के अंदर ज्यादा वाटर होने की वजह से आगे पेनिट्रेट नहीं कर पाती। कहां आ जाती है? वाटर की सबसे ऊपर वाली लेयर में, सोइल के ऊपर लेयर में तो आ जाता है एयर, लेकिन अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता। इसका मतलब यहां पे एयर एक्सचेंज होता रहता है, और इस वजह से ये जो लेयर है इसको अपन बोल सकते हैं एरेटेड लेयर, और जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडाइज लेयर, कौन सी लेयर? जो आपकी ऑक्सीडाइज लेयर है उसमें आपका क्या आएगा? अपर ओरिजिन ऑफ ए का अपर पार्ट आएगा। फिर इसके नीचे अपन देखेंगे तो एक हॉरिजन होगा जिसमें परमानेंटली तो ना रेड्यूस होगी ना परमानेंटली ऑक्सीडाइज होगी, वो अल्टरनेट ऑक्सीडाइज और रेड्यूस कंडीशन में रहेगी। क्यों? पानी थोड़ा बहुत सूखने लग गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गई, लेकिन पानी थोड़ा बहुत वापस भर गया, ये रेड्यूस हो गई। मीन एक ही टाइम में जब वो सबमर्ज है तो वो रेड्यूस भी हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है, तो वो है अल्टरनेट रेड्यूस एंड ऑक्सीडाइज जोन। एंड थर्ड नंबर वाला, जब पानी सूखेगा पूरा तब जाके ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि यहां तो वैसे भी ऑक्सीजन कम है, फिर अब सबमर्ज होगी, एंट्री वापस बंद हो गई, तो ये परमानेंटली कैसी है? रेड्यूस। तो अपन सबमर्ज सोइल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कितने जोन में डिवाइड कर सकते हैं? थ्री जोन। फर्स्ट वन परमानेंटली ऑक्सीडाइज, अल्टरनेट ऑक्सीडाइज रेड्यूस, परमानेंटली रेड्यूस। तो लिखिए सबमर्ज सोइल also known as waterlogged soil having three separate zones, three separate zones.
क्या ये सोइल नॉर्मल सोइल जैसी होगी? नहीं होगी। तो क्या क्या चेंजेस होंगे? क्या चेंजेस होंगे इसमें? ये इतना मतलब उल्टा दिमाग कैसे चल सकता है यार? पोरोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? पोरोसिटी क्या होती है पहले ये समझिए। पोरोसिटी इज नॉट एंटायरली रिलेटेड विद एयर कंटेंट ऑफ सोइल। पोरोसिटी मीन वो सारी खाली जगह जहां सोइल नहीं है। तो सोइल नहीं है तो वाटर है, तो पोरोसिटी तो उतनी ही रहेगी। क्या फर्क पड़ेगा पोरोसिटी में? समझ रहे? मे भी थोड़ी बहुत रिड्यूस हो सकती है बट खत्म नहीं होगी पोरोसिटी। और हाँ, पीएच पे इफेक्ट आएगा। क्या होगा? पीएच न्यूट्रल हो जाएगा। बीडी पे क्या इफेक्ट आएगा? अच्छा, पडलिंग क्या होती है? अच्छा, मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, पेडी। एक बात लिख ली इसमें, मोस्ट सुटेबल क्रॉप इन दिस कंडीशन, मोस्ट सुटेबल क्रॉप इन दिस कंडीशन, पेडी। ओके, अब लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इन सबमर्ज्ड सोइल। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इन सबमर्ज्ड सोइल। बताएं कौन कौन से चेंजेस होंगे? फर्स्ट नंबर पे क्या होगा? सोइल का रेडॉक्स पोटेंशियल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको सबमर्ज सोइल समझ याद आए तो पीडी, बीडी, पोरोसिटी ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? रेडॉक्स पोटेंशियल। बिकॉज सबमर्जेंस इज रियली रिलेटेड टू रेडॉक्स मीन रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडाइज जितने भी मटेरियल है, आपने एग्रोनॉमी में डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ा? व्हाट इज द डीनाइट्रिफिकेशन? What is the denitrification? डेफिनेशन बताइए। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, मतलब क्या? उन सबको छोड़िए, मुझे प्रोसेस बताइए। मैं माइक्रोब से इंटरेस्टेड नहीं हूं। किस कौन सेंस होता है? नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट। किसमें चेंज होता है? N2 और N2O में। क्या मैकेनिज्म हुई होगी? ये नाइट्रेट है और ये चेंज हो रहा है N2 में। मुझे बताओ क्या कम पड़ा? क्या कम पड़ा? ऑक्सीजन। इसका मतलब इनको जो भी कन्वर्ट कर रहा है वो नाइट्रोजन से उनको कोई मतलब नहीं है, वो चोरी कर रहे हैं ऑक्सीजन की। किसकी चोरी कर रहे हैं? और ऑक्सीजन की चोरी कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन उनको नेचुरल कंडीशन में मिल नहीं रहा है। और कहां ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं, सबमर्ज सोइल में। कहां नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब ये कंडीशन कहां होगी? तो डीनाइट्रिफिकेशन कहां होगा? और मैंने सबसे पहले बताया कि ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रेट का रिडक्शन होता है। व्हाट इज दिस? रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट।
नाइट्रेट के अंदर नाइट्रेट जो ऑक्सीजन का साथ था अब बिना ऑक्सीजन का हो गया, रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, तो रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन कहां होगा? जहां रेड्यूस कंडीशन होगी, और रेड्यूस कंडीशन कहां होती है? सबमर्ज सोइल में। सो ऑक्सीजन के बाद में कौन रेड्यूस होगा? अब देखो ऑक्सीजन था तो उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे कौन चाहिए था? ऑक्सीजन था। लेकिन जैसे ही रेड्यूस कंडीशन हुई, सबमर्ज कंडीशन हुई, वाटरलॉग कंडीशन हुई, ऑक्सीजन मिलेगा। और जो ऑक्सीजन के सहारे जिंदा थे अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो किन के सहारे जिंदा रहने लग जाएंगे? जो मौका प्रस्त होते हैं उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव, और जो ऑब्लिगेट होते हैं कि मैं जीऊंगा तेरे साथ मरूंगा तेरे साथ, वो होते हैं ऑब्लिगेट। वो मर गए बेचारे, वो ऐसी कंडीशन में मर गए। वो ऑक्सीजन जैसे ही गया सुसाइड कर लिया उन्होंने। और कौन कौन थे वो? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, सारे मर गए। लेकिन बोले तू मरी कोई बात नहीं और मिल जाएगी। वो थे कौन? स्यूडोमोनास, बेसिलस। इन्होंने कहा वो गई तो गई, अब अपन है। और वो यहां पे बैठे रहे और उन्होंने ऑक्सीजन की जगह किससे दोस्ती कर ली? लेकिन जो एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा देगा। इन्होंने नाइट्रेट से दोस्ती की लेकिन नाइट्रोजन को बेचारे को गैस बना के छोड़ दिया, उड़ता फिर रहा है आजकल देवदास बन के, और ऑक्सीजन को ले लिया। दिस प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस क्या होती है? डीनाइट्रिफिकेशन होती है। तो आप हर एक बात को, सोइल इतनी ज्यादा वाइड है ही नहीं, मैं 25 बुक पढ़ ली सोइल की, सब में अल्टीमेट वही बातें आती है जो डीके दास में दे रखी है। लेकिन डीके दास ने थोड़ा शॉर्ट में दे रखा होगा, या टीडी विश्वास ने शॉर्ट में, उन्होंने थोड़ा सा एलोबरेट किया है, बाकी कोई चेंजेस। तो वो डीनाइट्रिफिकेशन जो आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा है, जो नाइट्रोजन साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक्चुअली है क्या? रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट बाय facultative microbes, facultative anaerobes like Pseudomonas and Bacillus, which really require oxygen, not nitrogen, but nitrate is the electron acceptor for their respiration process, और वो नाइट्रोजन में चेंज करके ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? वो आयरन और मैग्नीज को लेते हैं। अब आप बोलोगे सर इसके साथ ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन ये कौन सी कंडीशन में है? ऑक्सीडाइज कंडीशन में। एक्चुअली में ऑक्सीजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए। अब इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो वो जो माइक्रोब्स है अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे और ये रेड्यूस हो जाएंगे Fe2+ में एंड Mn2+ में। तो रिडक्शन हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो सल्फेट का रिडक्शन करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, फिर जाके फास्फोरस का रिडक्शन करेंगे। तो वो रिडक्शन कर रहे हैं, और ये सब कहां हो रहा है? तो डीनाइट्रिफिकेशन कहां होगा? सबमर्ज। तो पहले नंबर पर लिखिए रेड्यूस रेडॉक्स पोटेंशियल। सेकंड नंबर में क्या होगा? स्यूडोमोनास और बेसिलस सोइल के नीतीश कुमार है। सोइल के कौन है? जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री को? नीतीश कुमार को, जो कभी किसी के हाथ नहीं है, उनको बस सत्ता चाहिए। तो ये लोग वो है जिनको क्या चाहिए? मतलब ऑक्सीजन चाहिए, भले किसी से मिले, भले वो ऑक्सीजन खुद से मिले, नाइट्रोजन से मिले, आगे जाके और किसी से मिले, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये वो लोग हैं। तो सेकेंडली अपन ये पढ़ते हैं कि इंक्रीज पीएच ऑफ एसिडिक सोइल्स, मीन जो एसिडिक सोइल का पीएच कम है वो तो होगा इंक्रीज, और जहां पहले से बढ़ा हुआ सोइल का पीएच है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसमें दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, एक सोइल के पीएच को बढ़ा देते हैं, और कुल मिला के जब सबमर्ज सोइल होगी तो पीएच पहले कुछ भी रहा हो अब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो किसकी तरफ बढ़ेगा पीएच? न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। थर्ड क्या चेंजेस होंगे? आपको आयन एक्सचेंज पढ़ा है मैंने? क्या मैंने आयन एक्सचेंज में कहीं लिखवाया कि आयरन भी पार्ट लेता है आयन एक्सचेंज में? कैमरा बंद हो गया? मैं तो दिख रहा हूं यार खुद को। तो
अच्छा, मैंने आयन एक्सचेंज में कौन कौन से लिखवाए? चल गया? चल तो रहा है। देख तो लेता हूं मैं, खाया तो नहीं? अच्छा, आ गया, ठीक है। अब अपन बात करें तो मैंने आपको आयन एक्सचेंज में कहीं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के अलावा कुछ भी लिखवाया? नहीं। आयरन को कहीं नहीं लिखवाया ना, क्योंकि आयरन नेचुरली ऑक्सीडाइज कंडीशन में नॉर्मल सोइल के अंदर Fe3+ फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीडाइज कंडीशन में रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेज हाई वाली कंडीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही रेड्यूस कंडीशन होगी, आयरन किस में हो जाएगा? Fe2+ में। एंड Fe2+ रेड्यूस कंडीशन में मोर सोल्यूबल है, तो वो सॉल्यूशन में रहेगा। जब वो सॉल्यूशन में रहेगा तो वो आयन एक्सचेंज में क्या लेगा? पार्ट लेगा। जो आयरन पहले आयन एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेता था, सबमर्ज कंडीशन में किस में पार्ट ले लेगा? चेंज हुआ कुछ? तो ये क्या होगा? आयरन आपका पार्ट लेगा किसमें? आयन एक्सचेंज में, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं लेगा। क्यों? नॉर्मल कंडीशन में आयरन किस फॉर्म में होगा? Fe3+ में, जो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। फोर्थ नंबर क्या चेंज होगा? एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन ऑफ आयंस। बहुत सारे आयंस एक्सचेंजेबल साइट से सोइल में आ जाएंगे, और बहुत सारे सोइल में पड़े हुए कहां चले जाएंगे? एक्सचेंजेबल साइट्स में चले जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे वो आप नेक्स्ट बात करेंगे। एंड फिफ्थ जो चेंज होगा वो क्या होगा? वेरी गुड, इंक्रीज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ सोइल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सॉल्युबल आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन के आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और वो आयन किसमें पार्ट लेंगे? इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो में। मीन कंडक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, रेडॉक्स पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एल्कलाइन सोइल का पीएच डिक्रीज होगा, आयरन आयन एक्सचेंज में पार्ट लेगा, कुछ एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन प्रक्रियाएं ज्यादा होगी, आयंस उसमें ज्यादा पार्ट लेंगे, और जो कंडक्टिविटी है सोइल की वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 5 चेंजेस है जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है। ये अपन फिजिकल चेंजेस की बात, पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल। जो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है सोइल की, वो 5 प्रॉपर्टीज है जो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ड्यू टू सबमर्जेंस। अब आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में रेडॉक्स पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, ना तो एसिडिक सोइल का पीएच नॉर्मली बढ़ेगा ना घटेगा, जैसा होगा वैसा रहेगा। आयरन पार्ट नहीं लेगा आयन एक्सचेंज में, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस तभी बढ़ेगी जब अपन को इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे नॉर्मली। यहां सिर्फ सबमर्जेंस होने से कितने चेंज हो गए? ये 5 चेंज हो गए, याद रखिएगा। कौन कौन से? देख के तो कोई भी बोल लेगा यार। 10th क्लास के बच्चों को बोलूंगा बता क्या लिखा हुआ है? अब बताओ क्या चेंजेस होंगे? 5। रेडॉक्स पोटेंशियल रिड्यूस होगा, पीएच न्यूट्रल की तरफ ग्रोथ करेगा, आयन एक्सचेंज में आयरन पार्ट लेगा, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। वेरी गुड। अब लिखिए इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंस ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंस ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल ज्यादा होंगे और कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल कम होंगे? इफेक्ट, अच्छा मैं लिखता हूं, मैं नहीं नहीं मैं लिखता हूं पूरा।
ये लिखिए, ये, हाँ हेडिंग लिखनी थी। अच्छा आप वापस आपने तो पहले पहले बोला था और अब जो लिखवाया मैंने दोनों सेम। पहले मैंने बोला था इफेक्ट ऑफ सबमर्जेंस और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, और ये भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। पहले तो मुझे न्यूट्रिएंट बता दो यार, आप, मुझे पता नहीं है कौन कौन से कितने हैं न्यूट्रिएंट। गलत, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है 17। न्यूट्रिएंट तो 60 से ज्यादा है। हाँ अब मैं पूछता हूं एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 17 है। किसने दिया एसेंशियल न्यूट्रिएंट? नहीं, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया आर्नोन स्टाउट ने दिया। न्यूट्रिएंट एसेंशियल कौन कौन सी अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया किसने दिया? डेफिनेशन ऑफ एसेंशियलिटी निकोलस ने। वेरी गुड। रिफाइन और रीडिफाइन द एसेंशियलिटी क्राइटेरिया आर्नो 1954। वेरी गुड। 17 एसेंशियल है। कौन कौन से बता दो? अच्छा ऐसे ग्रुप में बता दो कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? गलत, नॉन मिनरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट CHO, इसको हटाओ। फिर अच्छा मुझे बताओ नॉन मिनरल है तो अवेलेबिलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? सबमर्जेंस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो पहले से ही सोइल के ऊपर डिपेंड नहीं थे, वो तो अपने आप अपने कहीं से ले रहे थे, दिक्कत ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी में कितने? ओके, NP। सेकेंडरी CAMGS। ओके, थर्ड नंबर पे माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन। कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 ये, 9 वो, दोनों जोड़ेंगे 17। 18th एसेंशियल किसको कहा जा सकता है? 18th एसेंशियल न्यूट्रिएंट को किसको अभी ऐड किया जा सकता है? कुछ लोगों ने ऐड कर लिया है अपने अपने बुक्स के अंदर। अब वेरी गुड, कोबाल्ट को। कोबाल्ट में बी कंसिडर्ड एज 18th एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अभी तक नहीं है, एग्रोनॉमी में भी नहीं है, सोइल साइंस वाले भी नहीं मानते, बट बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजी वाले जो है वो कोबाल्ट को 18th एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंसिडर कर रहे हैं। अपन करें या नहीं करें? क्योंकि 17 भी याद, हाँ क्यों फालतू बढ़ाने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ड्यू टू सबमर्जेंस उनकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और कुछ न्यूट्रिएंट है जिनकी ड्यू टू सबमर्जेंस अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो अपन किन किन की डिक्रीज होती है। डिक्रीज किन किन की होगी? गुड, सल्फर, जिंक एंड कॉपर, ये 3 न्यूट्रिएंट आप बस याद रखना, इनकी अवेलेबिलिटी ड्यू टू सबमर्जेंस डिक्रीज हो जाती है। इनकी अवेलेबिलिटी ड्यू टू सबमर्जेंस डिक्रीज हो जाती है, बट किन किन की इंक्रीज होती है? सबसे पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और किन की अवेलेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता? बोरॉन की अवेलेबिलिटी कांस्टेंट रहती है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है और क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। एक बार आपको नॉर्मली कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और किसकी घटेगी, तो आपको याद रखना है जिंक, सल्फर एंड कॉपर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है, बाकी सबकी बढ़ती है बोरॉन को छोड़कर। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, वो है दिक्कत टाइम का, कि सबमर्जेंस कितने टाइम से है, और टाइम के अकॉर्डिंग कुछ इनिशियल स्टेज में तो बढ़ जाते हैं और लेटर स्टेज में वापस डिक्रीज हो जाते हैं, कुछ इनिशियल स्टेज में तो डिक्रीज हो जाते हैं लेकिन लेटर स्टेज में इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से है, तो ये थोड़ा अलग से पढ़ते हैं अपन। बाकी इन जनरल अपने लेवल तक का यही है। अब अपन थोड़ा सा आगे का पढ़ते हैं डबल ए वालों के लिए, मतलब तुम्हारे लिए ही, पीजी लेवल तक यही बात है, लेकिन उसके आगे कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड मैग्नीज ये रियल में कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, या सिर्फ बढ़ती ही है? जैसे आज सबमर्जेंस हुआ 23 तारीख को, और अपन 23 तारीख के बाद अपन देखे 8 मार्च को, 9 मार्च को, कि अपने सोइल के अंदर आयरन के कंटेंट पे क्या फर्क आएगा। तो अपन देखेंगे आयरन आज की तारीख के कंपेयर में 8-9 तारीख को क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन आप देखेंगे वापस 15, 20 या 25 मार्च को, तो आप देखेंगे आयरन वापस क्या हो गया है?
कम हो गया है। तो ये कम और ज्यादा क्यों होता है? पहली बात तो इन दोनों का पीक याद रखना है। क्या करना है कि इनिशियल तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर क्या आता है इनका, एक पीक पॉइंट आता है, एंड देन वापस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। शुरू में आयरन और मैग्नीज सोइल में बढ़ेंगे, फिर एक पीक पॉइंट अटेंड करेंगे और उसके बाद में कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो आपको भी पता है कि सोइल, अब समझिएगा इस केमिस्ट्री, और थोड़ी काम की है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा गया है जेआरएफ एग्रोनॉमी में। क्वेश्चन क्या है कि जब आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज में सोइल के अंदर ऑक्सीजन डिप्लीट होगा, ऑक्सीजन कम होगा, एंड ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज। और इसी टाइम पे Fe3+ जो है वो रेड्यूस कंडीशन से ऑक्सीडाइज कंडीशन से रेड्यूस कंडीशन में आएगा Fe2+। Fe2+ मोर सोल्यूबल है, प्लांट इसी रूप में इसको अपटेक करता है। अब ये दोनों काम, ऑक्सीजन का डिप्लीशन, बट आपको याद है कि ऑक्सीजन डिप्लीट होगा, फिर नाइट्रेट डिप्लीट होगा, धीरे धीरे डिप्लीट होंगे और ये चलता रहेगा, ये सीक्वेंस शुरू होगा। ऑक्सीजन को डिप्लीट होने में 3 से 8 दिन लगेंगे, और ऐसी कंडीशन में इसकी आयरन की, ऑक्सीजन के जस्ट बाद में आप देखेंगे मैग्नीज और आयरन, नाइट्रेट, इनकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होता है और ये Fe2+ बनने लगता है। तो धीरे धीरे इनकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब जहां अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है उस सोइल में और क्या ज्यादा है, CO2 ज्यादा है। एक बार इंक्रीज हुई, पीक पॉइंट पे गई, और उसके बाद में जो ये आयरन है, ये आयरन CO2 से रिएक्ट करके आयरन का कार्बोनेट Fe2CO3 बना देता है। क्या बनाता है, Fe2CO3 बना देता है, सॉरी FeCO3 बना देता है, आयरन कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, आयरन कार्बोनेट। और ये जो आयरन कार्बोनेट बनने की वजह से आयरन क्या हो जाएगा, वापस अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शुरू में Fe3+ में था, किसी के साथ जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे रेड्यूस कंडीशन में इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई, एक पीक पॉइंट पे अटेंड किया, फिर ये जो ज्यादा आयरन था इसने CO2 के साथ क्या करना शुरू कर दी, रिएक्शन, और क्या बना दिए, आयरन कार्बोनेट्स बना दिए, जिससे इनकी अवेलेबिलिटी वापस क्या हुई। सेम यही ऐसा होगा किसके साथ, मैग्नीज के साथ। 4+ से 2+ में आया और 2+ में आके MnCO3 बना दिया, मैग्नीज कार्बोनेट, और इस मैग्नीज कार्बोनेट बनने की वजह से इनकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड मैग्नीज। तो पहले नंबर पे लिखिए इनिशियली इंक्रीज, मैं लिखूं इनिशियली इंक्रीज attain a peak and decrease later। ओके, इनिशियल इंक्रीज होगी, फिर एक पीक पॉइंट को अटेंड करेगा और उसके बाद में क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? तो इनिशियली तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ Fe3+, और Fe3+ अब रेड्यूस होगा तो किस में जाएगा, Fe2+ में, और ये सॉल्युबल होता है, प्लांट अवेलेबल होता है, तो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बट लेटर कंडीशन में क्या होगा, ये Fe2+ किससे रिएक्शन करेगा, CO2, जो सोइल में बहुत ज्यादा पड़ी है, सोइल कैसी है, सबमर्ज, CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और ऐसी कंडीशन में क्या बना जाएगा, कार्बोनेट इनसॉल्युबल, और अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट इन जनरल ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज दो टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, फिर डिक्रीज वाला नहीं करना। समझ रहे ना? अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा है तो किसका क्या आंसर करना है। अब सोते नहीं है ना? मैं इतना बोरिंग भी नहीं पढ़ा था यार, पढ़ा था क्या? बट अब एक्टिंग अच्छी करते हैं। शुरू से आ रही है आपको, बस 3-4 दिन से देख रहा हूं, बट कोई 2-3 दिन और है।
कल क्लास नहीं है अपनी, चलेगा? परसों मेजर टेस्ट है ना? हाँ तो मैं क्लास नहीं लूंगा, मेरी तरफ से सोइल के लिए तुम्हारी, तुम पढ़ो। नहीं मेरी तरफ से, मेरी क्लास की, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। ठीक है, मैं क्लास नहीं लूंगा कल। तो अपना वो एक सर्वे वाला पार्ट रह जाएगा, तो अब मंडे ट्यूजडे तक अपन खत्म कर देंगे, अगले वीक 2 दिन क्लास लेके। बाकी अपना कोर्स ऑलमोस्ट कम, नहीं अभी नहीं, अब आगे और लिखिए। अब अपन को एक दो बात और पता लगानी है, जैसे कि मुझे बताओ CO2 की कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? इनिशियल इंक्रीज होगी, एक पीक पॉइंट आएगा, फिर डिक्रीज क्यों होगी? क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दोनों अलग अलग बता रहे हैं, दोनों सही बता रहे हैं। फर्स्ट ये बता रहे हैं मिथेन बन जाएगी, वेरी गुड। CO2 का खुद का रिडक्शन हो जाएगा और मिथेन गैस प्रोड्यूस होने लगेगी, तो CO2 कंसंट्रेशन कम होगी। सेकेंडली आप भी सही बता रहे हैं, आयरन और मैग्नीज के साथ CO2 जुड़ेगा, आयरन और मैग्नीज कार्बोनेट बनेंगे, CO2 कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और PCO2। नहीं बताया था आपने आंसर? कौन सा बताया था आपने आंसर? पक्का? हाँ, ऐसे झूठा क्रेडिट नहीं लेना है। हाँ, बाकी तुमने बिल्कुल सही बताया, तुम टैलेंटेड हो, मैं बता रहा हूं ना, अपने डिमोटिवेट नहीं होना है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और PCO2, व्हाट इज द PCO2? वेरी गुड, प्रेशर ऑफ CO2। जहां कंसंट्रेशन किसी गैस की ज्यादा है, वहां उसका प्रेशर भी क्या है? ज्यादा है। जहां कंसंट्रेशन कोई गैस की कम है, वहां प्रेशर भी क्या है? तो PCO2 को या फिर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कहें या अमाउंट ऑफ CO2 कहें, तीनों ही क्या है? एक ही बात है। तो PCO2 पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रेशर ऑफ CO2 पे क्या इफेक्ट आएगा? इनिशियली क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज? हाँ ये तो मैंने पूछा ही नहीं, डिक्रीज होगी, ये तो सही बताया। इंक्रीज क्यों होगी? उससे क्या ये कोई बात नहीं हुई कि आपको क्यों नहीं आ रहा कि उसको ज्यादा आ रहा है, मतलब आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि पास वाले को ज्यादा समझ, ये थोड़ी रीजन हुआ कि CO2 क्यों कम ज्यादा हो गई, O2 कम हो गया। आप बता पाएंगे? बता रहा हूं, सही बताओगे? देखो, किसी को जाने का बाहर रास्ता हो और किसी का आने का रास्ता हो तो मेंटेन रहता है सब, लेकिन कोई ज्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो पहले क्या होता था, CO2 बाहर चली जाती थी, O2 अंदर आ जाती थी, नॉर्मल कंडीशन। अब वाटर लेयर आ गई, वाटर लेयर आ गई, बट प्लांट्स नहीं रुके क्या करने में? CO2 को लिबरेट करने में। ऑर्गेनिक मैटर नहीं रुका है डिकम्पोज होने में, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को बहुत बार एनारोबिक भी डिकम्पोज करते हैं, तो एनारोबिक डिकम्पोज कर रहे हैं, वो भी CO2 रिलीज कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे और कोई है जो आपका प्लांट का रेस्पिरेशन है, वो भी CO2 रिलीज कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 विल बी राइज, बट ये CO2 एस्केप नहीं हो पा रही वहां से, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो इनिशियली कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि वाटर लेयर आ गई, इसलिए क्या हुई? इंक्रीज। फिर इनका एक क्या आएगा? एक पीक आएगा, एंड देन ये क्या हो जाएगी? लेटर ऑन एक क्या हो जाएगी? डिक्रीज और रेड्यूस हो जाएगी। अच्छा, रेड्यूस किसकी वजह से होगी? दो रीजन की वजह से। एक तो CO2 का खुद का रिडक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH4 बाय मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया। एंड एक जो CO2 है वो किसके साथ जुड़ जाएगी? आयरन और मैग्नीज के साथ, और क्या बना देगी? आयरन कार्बोनेट प्लस मैग्नीज कार्बोनेट। लिख दिया? तो ये रीजन रहेगा PCO2 के इंक्रीज और डिक्रीज होने का। और क्या चेंजेस हो सकते हैं? अच्छा, पोटास पे क्या इफेक्ट आएगा? पोटेशियम पे, तो लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेशियम। मैंने क्या लिखवाया? इंक्रीज होगी, लेकिन किसकी इंक्रीज होगी, किसकी डिक्रीज होगी? लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेशियम। अच्छा मैं लिखूं? जो मैंने बोला है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे।
इसका थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग है वापस। द नेटिव पोटेशियम, व्हाट इज द नेटिव पोटेशियम? हाँ, जो उसके घर का है, जो अपन ने मिलाया नहीं है। तो नेटिव पोटेशियम उसके अपना, सोइल का अपना पोटेशियम, वो तो ज्यादा इंक्रीज होगा प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही सोइल के अंदर सबमर्ज कंडीशन होगी, सबमर्ज कंडीशन में एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन रिएक्शन बढ़ेगी, और जो एड्सॉर्ब पोटेशियम है वो बढ़कर क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे, क्योंकि जो आयरन कंसेंट्रेशन है सोइल में वो बढ़ी, और वो आपस में क्या करेंगे? आयन एक्सचेंज। आयन तो कहां, आयरन बहुत ज्यादा है कंसेंट्रेशन में, वो कहां चला जाएगा? सरफेस पे, और सरफेस पे पड़ा हुआ पोटेशियम कहां जाएगा? सॉल्यूशन। लेकिन जो पोटेशियम अपन ने मिलाया है वो क्या हो जाएगा? रेड्यूस। मीन अपन फर्टिलाइजर में मान लो एमओपी डाल के आए, तो वो एमओपी ज्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जहां पे अपन ने पोटेशियम डाला है वहां से पहले से ही आयरन पड़ा है, और ये आयरन एंड पोटेशियम आयरन पोटास कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और ये कॉम्प्लेक्स सोइल में इनसॉल्युबल होते हैं, और इस वजह से आयरन पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स जो है वो इनसॉल्युबल होने की वजह से प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। तो नेटिव तो इंक्रीज होगा, और अप्लाइड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लिखिए, लिख दिया? ओके, फॉस्फोरस बढ़ेगा, भले वो नेटिव हो भले वो अप्लाइड हो, दोनों ही कंडीशन में बढ़ेगा। नाइट्रोजन बढ़ने का रीजन ये है, यदि सोइल परमानेंटली रेड्यूज है और अपन अमोनिकल नाइट्रोजन जो है वो किसी भी हद में लॉस नहीं हो सकता, बट नाइट्रोजन में नाइट्रेट फॉर्म है, वो आपकी क्या हो जाएगी? रेड्यूस होगी। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन टोटल नहीं बढ़ता, नाइट्रोजन की जो अमोनिकल फॉर्म है वो तो क्या होगी? इंक्रीज होगी, और रेड्यूस नहीं होगी, वो खत्म भी नहीं होगी, प्लांट को ही अवेलेबल होगी, उसका कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है। बट द नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विल बी डीनाइट्रिफाइड बाय द रिडक्शन ऑफ सम माइक्रोब्स प्रेजेंट इन soil like pseudomonas and bacillus, and that's why nitrate escape as a gas in atmosphere, and the availability of nitrate nitrogen will be reduce or decrease। ये ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फॉर्म का वो तो आपका रेड्यूस होगा, बट अमोनिकल फॉर्म का क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है? और सबमर्जेंस से रिलेटेड कोई डाउट? रेडॉक्स पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? रेडॉक्स पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? रेडॉक्स पोटेंशियल। पीई क्या होता है? पीई, पीई पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं? या फिर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जैसे पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वैसे ही पी होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पीएच। लेकिन सॉरी पीई, और पीई कॉन्सेप्ट किसने दिया? साइलेन। पी एच पी एफ स्कोफिल्ड। एक होता है रेशियो लो, रेशियो लो किसने दिया? स्कोफिल्ड ने दिया। और एक होता है इनवर्स रेशियो लो, ये दिया मैटसन ने, लिख लीजिएगा। मुझे सोइल की मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, कौन सा इक्विपमेंट यूज लूंगा? कीन बॉक्स। वेरी गुड। कौन सा बॉक्स? कीन बॉक्स।
और मुझे सोइल की एग्रीगेट स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेट स्टेबिलिटी लिखिए, योर्डर एपार्टस। एग्रीगेट स्टेबिलिटी ये नहीं लिखवा रखा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके लिए कौन सा एपार्टस यूज लेते हैं? योर्डर्स एपार्टस। और मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लिखवा रखा है ये मैंने की इनबॉक्स। आईसीआर जीआरएफ सोइल साइंस 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 का। और आयरन की और मैग्नीज वाला क्यों हो जाता है रेड्यूस? ये आईसीआर जीआरएफ 2020 का एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है, आयरन और मैग्नीज वाला, ठीक है। और पीएच वर्ल्ड वाला ये क्वेश्चन न जाने कितने एग्जाम का है। सोरेंसन, एसपीएल सोरेंसन 1909, ओके। और ये अपना रेडॉक्स सॉरी सबमर्ज सोइल भी क्या हो जाती है? पडलिंग आपको सर ने लिखवाया होगा ना, पडलिंग राइस में, पेडी में पडलिंग प्रोसेस लिखवाई। पडलिंग क्या होती है? पडलिंग समझाने का तरीका अच्छा, तो मास्टर बनना वो वाला। अच्छा क्या होती है पडलिंग? बढ़िया है, मतलब बता देते हो और आंसर आते हैं। बाकी क्या होता है, ये बहुत सारी, ये तो अपने कोई एक दो कभी किसी रोज माइंड अच्छा चले तो आंसर दे देते हैं। ये भी थोड़े शांत रहते हैं, आंसर पहली बार मतलब तुमसे ही आते हैं। और ये वो बोलते हैं बट थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। आंसर आते हैं और ऐसे ऐसे आंसर होते हैं जिनकी मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता, तो ये बच्चे दे देते आंसर। लेकिन ये वाला जो मोहल्ला है बड़ा शरीफ मोहल्ला है, इन्हों आंसर से मतलब नहीं है, ये बस ज्ञान कहते हैं ना, मतलब श्रोता अच्छा होना चाहिए आदमी को। ये लिसनर है बहुत अच्छे वाले, बहुत अच्छे से सुनते हैं, अच्छा, क्योंकि बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। नाइस। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपसे, पडलिंग क्या होती है? पेडी से रिलेटेड ये तो आपको पता है, पडलर से करते हैं ये भी पता है। व्हाट इज द पडलिंग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूटन डबल वेट। डिस्ट्रॉय करना। क्यों करेंगे डिस्ट्रॉय? किसको? पेनिट्रेट करेगा, मर जाएगा किसान हार्ट अटैक से। वेरी गुड। देखो होता क्या है, सोइल इज ए थ्री फेजिक सिस्टम। इन सोइल देयर आर थ्री फेज present. First one is solid phase, means soil particle and organic matter. Liquid phase means soil water, and air phase जो soil pores है या फिर आपका gaseous phase है। अब जब तक gaseous phase रहेगा तब तक soil के अंदर से water penetrate होता रहेगा, percolated होता रहेगा। What is the percolation? What is the infiltration? फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर, मतलब मैंने बता रखा, ये फर्स्ट वर्ड आया मतलब समझ में आ गया मुझे। फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन। परकोलेशन मीन vertical movement of water from higher upper layer to lower layer. Okay, what is the seepage? Horizontal movement of water across beneath the soil surface. What is the runoff? Horizontal flow of water above the surface. Okay, what is the evaporation? What is the transpiration? Okay, मैं बताता हूं, evaporation होता है नॉन लिविंग सरफेस से, ट्रांसपिरेशन होता है लिविंग सरफेस से। छोड़ो, सब आता है तुम्हें। लीचिंग, परकोलेशन ऑफ वाटर विद सॉल्यूट्स या सॉल्युबल सॉल्ट्स। वेरी गुड, सॉल्ट के साथ घुल के पानी का नीचे जाना लीचिंग है। वाह क्या बात है। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? पडलिंग थ्री फेज सिस्टम है। जब तक वो एयर वाला फेज रहेगा पानी परकोलेट होता रहेगा, और पानी परकोलेट होगा, किसान बेचारा पानी रोकना चाहेगा क्योंकि उनको पानी ज्यादा नहीं देना है राइस को। पानी को कहां रखना है? सरफेस पे स्टेगनेस रखना है। तो इसका मतलब अपन को एक फेज कम करना पड़ेगा, जो फेज वाटर को परकोलेट कर रहा है। और कौन परकोलेट कर रहे हैं? पोरोसिटी। तो अपन को पोरोसिटी को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। द फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इज द डिस्ट्रॉय पोरोसिटी एंड कैपिलरिटी प्रेजेंट इन सोइल टू रेड्यूस परकोलेशन लॉस ऑफ वाटर। भले सोइल हार्ड हो, भले सोइल मरे, भले सोइल जिंदा रहे, हार्ड लेयर बने, कुछ भी हो, बट अपन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके जो परकोलेशन के लिए जो कैपिलरिटी है। व्हाट इज द कैपिलरिटी? मैंने बताया कैपिलरी पोर,
माइक्रोपोर्स, जो एक पोर से दूसरा पोर जुड़ा रहता है और आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अब ये जब तक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, पानी इजीली कहां चला जाएगा? अपन को क्या करना है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को डिस्टर्बेंस करना है, डिस्टर्ब करना है, ताकि ये सारी ट्यूब्स खत्म हो जाए और पानी का पर्कुलेशन क्या हो जाए? बंद। दिस इज द पर्डलिंग। अब भले कैसे भी करो, अपन क्या करते हैं, सोइल को इतना ज्यादा पानी मिलाकर सोइल को इतना ज्यादा अपन कीचड़ बना देते हैं, मड बना देते हैं, ताकि सोइल पूरी की पूरी टू फेजिक सिस्टम बन जाती है। तो क्वेश्चन आए, पर्डलिंग इज कन्वर्जन ऑफ सोइल फ्रॉम थ्री फेजिक सिस्टम टू टू फेजिक सिस्टम। दो फेज कौन कौन से होते हैं? वाटर एंड सॉलिड, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। एयर फेज, गैसियस फेज बिल्कुल नहीं होता, ये पर्डलिंग होती है। और ये यहां पे इंपॉर्टेंट है सबमर्ज सोइल में। कहां इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट हेडिंग लगी सोइल सर्वे। सोइल सर्वे एंड, अच्छा लैंड यूज प्लानिंग आपको पढ़ा दिया ना सर ने? मैं नहीं पढ़ाया था वो मैप, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, एलसीसी, डिफरेंट डिफरेंट कलर मैप के ऊपर। कौन कौन से कलर है? लायर अब दो बीपी, लाइट ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल। गुड। 8 क्लासेज है, जिसमें से ओकेजनली कल्टीवेशन कहां होता है? ओकेजनली कल्टीवेशन फोर्थ में। नो रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन या नो लिमिटेशन फर्स्ट में। स्लाइट लिमिटेशन, मॉडरेट लिमिटेशन थर्ड में। एंड ओकेजनली कल्टीवेशन कहां होता है? कभी कभी कल्टीवेशन कर दिया फोर्थ में। कल्टीवेशन के लायक कौन कौन से नहीं है? 5th to 8th। ओके सही है, तो आपने पढ़ रखा है। ओके, तो अपन को सिर्फ यहाँ सोइल सर्वे पढ़ना है, बाकी सब अपन ने पढ़ लिया। तो हेडिंग लगी सोइल सर्वे एंड मैपिंग। नहीं मैं जा रहा हूं बस, ये हेडिंग डाल दो बस, ताकि मुझे याद रहे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाना है। टाइम हो गया। दो मिनट मुझे बता दो कि कुछ बातें इसके बारे में, सोइल सर्वे क्या होता है, मैपिंग, ताकि मैं आपके लेवल का तैयार करके लाऊं मैटर। क्या होता है सोइल सर्वे? अच्छा ऐसा लगता होगा ना कौन सा टॉपिक है? बिल्कुल, सोइल के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। कैसे प्राप्त करेंगे जानकारी? ये तो मैंने पता चल गया, जानकारी प्राप्त करना कैसे करेंगे? जानकारी प्राप्त फर्स्ट एंड द सिंपल मेथड इज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल बाय मैनुअली। वहां जाना है आपको, फील्ड इंटरप्रिटेशन करना है, फील्ड पे जाना है, फील्ड को देखना है। जाओ फील्ड में घूम के आओ, फील्ड को देख लो। बट इस आंखों की गुस्ता इस आंखों की लिमिटेशन है। क्या है? आप कहां तक देख पाएंगे? एक तो आप 360 एंगल पे नहीं देख सकते, जो सामने दिख रहा है वही देख रहे हैं, और उसकी भी एक लिमिटेशन है, वहीं देख सकते हैं। मतलब अपन सोइल इन आंखों से तो टोटल वर्ल्ड की सोइल का कभी सर्वे कर ही नहीं सकते। इसका मतलब कुछ आंखें अपन को और चाहिए, तो अपन उन आंखों को बोलते हैं कैमरा। क्या बोलते हैं? तो अपन क्या करेंगे? फोटो शूट करेंगे। किसका फोटो शूट करेंगे? तो फिर अपन ने यहां खड़े रहे और फोटो शूट किया सोइल का, तो अपन ने देखा कि थोड़ा बहुत ज्यादा दिख गई सोइल, परमानेंट कैप्चर हो गया फोटो, बट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अपन थोड़ा ऊपर गए, हाइट में से जाके अपन ने ड्रोन से फोटो लेना शुरू किया। ड्रोन आजकल आए, पहले ड्रोन थे नहीं। तो अपन के पास क्या थे? बर्ड्स थे, और ऐसे बर्ड्स थे जो अपने कहना कर लेते थे। आप देख रहे हैं ना, पहले कबूतर कहीं जाके दे आते थे संदेश, तो वैसे ही कुछ बर्ड्स और थे जो बड़े थे, वो अपना कहना मान लेते थे और एक हाइट पे जाके रुक जाते थे या वहां तक उड़ते थे और वापस अपने पास आ जाते थे। अपन उनके जो पंजे होते हैं उनके अंदर कुछ कैमरा फिट कर लेते थे और उनको उड़ाते थे, और उसमें ऑटोमेटिक वो क्या होता था? फोटो कैप्चर होता था। वो फोटो काम आने लग गए। धीरे धीरे ये टेक्निक भी ज्यादा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, हाइट पता नहीं है अपन को, क्योंकि एक हाइट के ऊपर अपन यहाँ पे कितने एक दूसरे को मतलब बड़ी एंटिटी दिख रहे हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे आपके जितने भी आपके एनिमल्स है या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स है, वो कितने छोटे दिखते हैं। अब आप एक हाइट पे जाइए, अपन उन इंसेक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि जो एरोप्लेन में बैठे होते हैं उनको तो अपन दिखते भी नहीं है, बहुत छोटे दिखते हैं। इसका मतलब एक हाइट पे जाने पे फोटो जो होता है वो एक्चुअल नहीं दिखता। इसका मतलब पहले हाइट पता होनी चाहिए, और बर्ड्स में अपन को हाइट नहीं पता थी। तो फिर अपन ने क्या किया? प्लेन वगैरह के जो नीचे वाले आपके व्हील्स वगैरह होते हैं उनके अंदर अपन ने कैमरा सेट करना शुरू कर दिया, ताकि उसकी हाइट भी अपन को पता रहे। अपन एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, उनके अंदर कैमरा और कैमरे से कैप्चरिंग करना शुरू की। फिर धीरे धीरे ये मामला भी क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि इसमें अपन एक लिमिटेड एरिया का ही सर्वे कर सकते थे। फिर अपन ने क्या किया? अपन ने
कुछ सैटेलाइट्स ऐसी भेजी जो यहाँ से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऊपर हाइट पे बैठी रहती और वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन में होती, अर्थ के साथ घूमती रहती। इंडिया जैसे घूमता वो सैटेलाइट भी घूमती। अर्थ मूवमेंट करती है तो अर्थ जैसे मूवमेंट करती है वो सैटेलाइट मूवमेंट करती है और वो एक ही जगह पे पॉइंट रहती और एक ही जगह की लोकेशन बार बार भेजती रहती और वहां से वो फोटो कैप्चर करती और अपन को भेजती। ये सारी बातें जो अपन ने रिमोट सेंसिंग में थोड़ी बहुत पढ़ी वो अपन यहाँ सोइल सर्वे में पढ़ेंगे। ओके, ये अपन पढ़ेंगे मंडे को।